तो नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आज लगातार चर्चा में है, लेकिन उसके पीछे कुछ और बड़े गंभीर कारण हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। और जो विषय है साथियों, वो विषय है कि 4 फेज के जो चुनाव हुए, अब तक 5 फेज के हो चुके हैं, लेकिन 5 में से 4 फेज के जो डाटा सामने आया है और उस डाटा के बाद एक रिवाइज डाटा जो आया है, उस डाटा में तकरीबन 6% से ज्यादा का जो इजाफा हो रहा है, यानी वोटें बढ़ रही हैं। जैसे जो फर्स्ट फेज का जो पोलिंग हुआ 19 अप्रैल को, उस 19 अप्रैल के पोलिंग के बाद शाम को इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया, उसका कहना था कि 60% मतदान फर्स्ट फेज में हुआ है। ठीक इसी तरह से जब सेकंड फेज का मतदान हुआ 26 अप्रैल को, तो उसमें बताया गया शाम को कि 60.96% मतदान हुआ है। लेकिन बहुत मजेदार बात यह है कि जब 30 अप्रैल को, यानी पहले चरण के चुनाव के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के चुनाव के 4 दिन बाद जो डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिया, उस डाटा में, फर्स्ट फेज के डाटा में 6.14% की बढ़ोतरी हो गई। 6.14। और जो दूसरे फेज का डाटा था उसमें भी लगभग 6% की बढ़ोतरी हो गई। जिस डाटा को उन्होंने पहले बताया 26 तारीख को 60.96%, वो डाटा बढ़कर सेकंड फेज का 66.74 के लगभग हो गया। और जो पहले फेज का था वो 60% से बढ़कर 66.14% हो गया। और जो टोटल डाटा इन चारों फेजों का हुआ बढ़कर, उसमें जो कुल वोट बढ़े वो 1,07,00,000 वोट बढ़े। 1,07,00,000, यानी जिस दिन वोट पड़े इन चारों फेज में, उस दिन जो डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज के चुनाव वाले दिन, उसके बाद में जो रिवाइज डाटा दिया, उसमें 1,07,00,000 वोट बढ़ गए। जो 5वें फेज का है, अभी उसका पूरा डाटा नहीं आया, लेकिन उसमें भी 2% का इजाफा अभी बताया जा रहा है। अब जिस समय वोट पड़ गई और उस समय गिनती इलेक्शन कमीशन के पास आ गई, तो ये इतनी सारी वोटें कहां से बढ़ गई? अगर वोटों के बढ़ने का यही सिलसिला रहा तो 4 फेज में अगर 1,07,00,000 वोट बढ़े हैं, तो 7वें फेज, यानी बकाया जो 3 फेज हैं, जिनमें 5वें फेज का चुनाव हो चुका और अब 6ठे फेज का चुनाव 25 तारीख को है, यानी परसों है, आज 23 है, और इसके बाद में जो आखिरी चरण का चुनाव है वो 1 जून को होना है। इन तीनों चरणों का आएगा तो इसका मतलब यह होगा कि लगभग 2 करोड़ के लगभग ये वोटें बढ़ जाएंगी, अनुमान जिस हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये बढ़ कैसे रहा है? एक बड़ी मजेदार बात है कि जो फॉर्म 17 है, 17C, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है आपके पास में कि जो कंट्रोल यूनिट है उसका नंबर क्या है, बैलेट यूनिट का नंबर क्या है, वीवीपैट का नंबर क्या है, पोलिंग स्टेशन का नंबर क्या है, कितनी वोटें पड़ी हैं, पुरुष कितनी, महिला कितनी, वो टोटल वोट उसमें कितनी थी उस बूथ पर, और कितनी वोटें पड़ी, कितनी बकाया रह गई,
यह सारा का सारा फॉर्म एक साथ भरना होता है और भर के शाम को जैसे ही मशीनें सील होती हैं उसके तुरंत बाद ही जो पोलिंग एजेंट होते हैं वह भिन्न भिन्न पार्टियों के उनके सिग्नेचर करा के एक एक कॉपी उनको दी जाती है और तुरंत ही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया जाता है। जब फॉर्म 7 की 7 भेज दिया जाता है तो वो जो डाटा आपके सामने आ रहा है उसके बाद कौन सा डाटा है जो ये बढ़ के आ रहा है। और एक और मजेदार बात कि इस बार ये जो डाटा भेजने के लिए है, डाटा भेजने के लिए एक ऐप इस्तेमाल किया गया है और वो बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो ऐप क्या है। ये देखिए, ये ऐप है MPS ऐप एंड ऑडियो विजुअल लिंक। ये आप देखें, ये अगर आप दिखा सकते हैं तो देखें, इसमें ऊपर लिखा है, अगर आप दिखा सकते हैं तो प्लीज इसे दिखाएं। ये देखें जो ऊपर लिखा है MPS ऐप ऑडियो विजुअल लिंक और इसमें जो ऊपर है MPS ऐप डाउनलोड लिंक। ये डाउनलोड लिंक जो है आप इसे देखें, ये डाउनलोड लिंक इसके माध्यम से हर बूथ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस ऐप के माध्यम से इसमें डाटा लोड करता है कि कौन सी कितनी वोटें पड़ी, कितने पुरुष कितने स्त्री, और इसके बाद में तुरंत बटन दबाते ही ये डाटा इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाता है। तो जैसे ही बटन दबाते उसके पास में पहुंचा, इसका मतलब यह हुआ कि सारा का सारा डाटा सब कुछ इलेक्शन कमीशन के पास ज्यादा से ज्यादा 9-10 बजे तक, बहुत मान लो आप रात को 12 बजे तक उनके पास अवेलेबल हो जाता है। 12 बजे तक अगर आपके पास अवेलेबल हो जाता है डाटा तो 1 बजे तक 2 बजे तक। और अब तो एस.वाई. कुरैशी जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका कहना यह है कि सुबह 7 बजे तक तो हर सूरत में सारा डाटा हमारे पास होता है और सुबह 7 बजे बता देना चाहिए। तो आप पहले उस दिन बता के आप 11 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद कैसे आप इस डाटा को रिलीज कर रहे हो। इसका मतलब साफ है कि आप जो कर रहे हो, और ये जो मैंने आपको लिंक बताया इसमें देखिए बाकायदा लिखा है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से MPS ऐप डाउनलोड लिंक, DEO डेमो लिंक, यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के लिए जो डेमो लिंक है वो है, उसका वो है ये ऐप, और साथ में है RO डेमो लिंक रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, ARO डेमो लिंक यानी असिस्टेंट एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, और दूसरा SM डेमो लिंक यानी सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए डेमो लिंक, और PO प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए डेमो लिंक। ये सारे ऐप हैं और इस ऐप के माध्यम से जब आपके पास हर चीज तुरंत अवेलेबल है तो आप क्यों इतना समय लेकर डाटा बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं। और दूसरी मजेदार बात जो मैं यही बताना चाहता हूं, इस ऐप को मैंने जो दिखाया है आपको, यह बहुत जरूरी है। इस 6.5% जो वोट बढ़ा है इसके माध्यम से बेईमानी हो चुकी। कैसे हो चुकी आप इससे अंदाजा लगाइए। जो डाटा है उसके देखें, टोटल वोट जो बढ़ा इन 4 फेज में 1,07,00,000। उस 1,07,00,000 में फर्स्ट फेज में जो वोट बढ़ा 18,60,000। जो पहले 60% था 66.14% हो गया। सेकंड फेज में जो वोट बढ़ा 32,20,000। थर्ड फेज में जो वोट बढ़ा 22,10,000। फोर्थ फेज में जो वोट बढ़ा 33,90,000। ये इतनी संख्या है, परसेंटेज से अलग हटकर संख्या देखिए कितनी बड़ी है, 1,07,00,000। और जो मणिपुर में
जिस दिन पोल हुआ उस दिन जो शाम को बताया गया 72.5% पोल हुआ, लेकिन जब रिवाइज डाटा हुआ तो 78.2% बताया गया, यानी कि उसमें 5.2% बढ़ गया, 5.7% बढ़ गया। आंध्र प्रदेश में बताया गया 76.5% पड़ा और रिवाइज आया डाटा तो 80.7%, यानी 4.2% बढ़ गया। केरल में बताया गया 67.2% और जब रिवाइज डाटा आया 71.3%, यानी 4.1% वहां भी बढ़ गया। असम में बढ़ा 4.2%, महाराष्ट्र में बढ़ा 2.5%, वेस्ट बंगाल में बढ़ा 2.5%, बिहार में बढ़ा 1.5%, उड़ीसा में बढ़ा 1.7%, कर्नाटक में बढ़ा 1.3%, यूपी में बढ़ा 0.4% और छत्तीसगढ़ में बढ़ा 1.2%। इतने प्रतिशत डाटा बढ़ गया। अब आप इसको देख लें कि इससे वोटों पे कितना असर पड़ता है, कि वोट परसेंटेज से नहीं पता लगेगा, लेकिन वोट से पता लगेगा कि कितनी वोट बढ़ी। यानी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी हर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में कितनी वोटें बढ़ी, आप इसका अंदाजा लगाइए। और ये वो देश है, ये देश का हर जगह की जीत जो है 1 वोट से लेकर 400 वोट, 500 वोट, 100 वोट, 50 वोट, 1000 वोट, 2000 वोट, 5000, 10,000 इतने तक से हार जीत होती है और बहुत सीटों पर हार जीत होती है। 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी पार्लियामेंट में। सो असम में जो वोट बढ़ी, जो परसेंटेज बढ़ा, उससे असर कितना पड़ा है, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर 28,000 वोटें बढ़ गई। दूसरे जो तेलंगाना में आप देखें, जबरदस्त यह तो अलग ही हिसाब है। तेलंगाना में जो वोटें बढ़ी हैं हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 60,000 वोट हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। महाराष्ट्र में 30,000 वोट, वेस्ट बंगाल में 30,000 वोट, बिहार में 15,000 वोट, उड़ीसा में 17,000 वोट, कर्नाटक में 13,000 से लेकर 15,000 वोट। इतनी वोटों का अंतर हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर पड़ गया। अगर इस सारे का औसत निकालते हैं तो हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर, यानी 4 पेज में जो हुई है 379, उन पर लगभग 28,000 वोटों का अगर औसत निकाल लेते हैं, अलग अलग स्टेट में इतना पड़ता है। माध्यम से इस देश में ये 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए करनी थी, वो कर ली है। और जहां तक करने की बात है, बहुत कुछ ऐसा लगता है कि ईवीएम के साथ साथ अब जो खेल चला है वो नया खेल है, जो बाकायदा नेट के माध्यम से जुड़ा है। ये जो लिंक मैंने आपको बताए साथियों, क्या ये लिंक इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है? जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये लिंक उनको भी बताए गए हैं? ये लिंक किसी को नहीं बताए गए हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक ऑफिसर जब उसका मिलान नहीं हुआ वोटों का, जितनी वोट पड़ी थी, जब उसके बूथ पे मिलान नहीं हुआ, बहुत परेशान हो गया। तो उस ऑफिसर ने अपने सीनियर को, जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, एआरओ होता है या आरओ होता है, उसको फोन किया कि ये मिल नहीं रहा। उसने कहा अच्छा किस बूथ का है, बूथ नंबर बताओ, अपना नाम बताओ, और उसने बताया। और उसके बाद में उसने वहीं से जो मिलान नहीं हो रहा था कि कितने स्त्री कितने पुरुष, टोटल कितना हुआ, कितना रह गया, जो मिलान नहीं हो रहा था, जिसके ये इस तरह का होता है कि जैसे आप बैंक में जो सुबह से शाम तक पूरी वर्किंग होती है, तो शाम को बाकायदा बैंक के जो अधिकारी हैं सब मिलकर उसका मिलान करते हैं कि कितना पैसा बैंक में आज जमा हुआ, कितना पैसा बैंक से निकाला गया, कितना चेक के माध्यम से, कितना कैश के माध्यम से हुआ, किस किस तरह से ट्रांजैक्शन हुई, कितना जो है अपने उसके कार्ड वगैरह के माध्यम से हुआ, सब कुछ मिलान होता है। और जब फाइनल मिलान हो जाता है तब वो डाटा सबमिट किया जाता है, और जब तक मिलान नहीं होता डाटा सबमिट नहीं होता। ठीक इसमें भी जब तक आप इसमें पूरा मिलान नहीं हो जाएगा, डाटा सबमिट नहीं होगा। लेकिन उस अधिकारी से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इतना पूछ के
उस ऊपर के अधिकारी ने, जिसके पास कंट्रोल है, उस अधिकारी ने मिलान करके भेज दिया और कह दिया हाँ जा, हो गया, सबमिट हो गया। जहां हार जीत ही 1 वोट से लेके 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000, ये 28,000 वोट। और अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 30,000 वोटों का अंतर है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 30,000 वोटों का अंतर, बिहार में 15,000 वोटों का अंतर, और तेलंगाना में 60,000 वोटों का अंतर। 60,000। इसका मतलब इससे यह बात जो है साबित हो रही है कि ये जो वोट बढ़ी है इन्हीं वोटों की वजह से, क्योंकि अमित शाह को मालूम है, इसीलिए अमित शाह ने कहा था कि हमें तेलंगाना में अच्छी जीत मिलेगी, हमें आंध्र प्रदेश में अच्छी जीत मिलेगी, हमें कर्नाटक में मिलेगी। साउथ की जो बात करा तो इसी आधार पर कह रहा है। और आपको मैं बता रहा हूं, हम ये बात जो है कैंडिडेट्स को, पार्टी को पहले ही समझ लीजिए कि फॉर्म 17C वो होना चाहिए। और दूसरा, मैं अब एक बात मुझे याद आ गई 17C के, इलेक्शन कमीशन ने अपने उसमें एफिडेविट में यह भी कहा है कि जो फॉर्म 17C है, अगर हम उसको जाहिर कर देंगे, डाल देंगे अपनी वेबसाइट पे, तो लोग इसकी इमेज का गलत फायदा उठाएंगे और इससे निष्पक्ष चुनाव में बाधा पड़ेगी। यानी जो बेईमान इलेक्शन कमीशन है, जो पूरी तरह से आकंठ बेईमानी में और एक व्यक्ति की गुलामी में डूबा है, वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि निष्पक्षता पे, अथवा निष्पक्षता तो तुमने खत्म कर दी। अगर निष्पक्षता होती तो तुम्हारे, अगर इस ऐप की ही बात को मान लें तो तुम्हारे पास तो डाटा तुरंत ही आ गया, रात को ही आ गया। और तुम्हारा जो कराची इलेक्शन कमीशन रहा है वो तो कह रहा है सुबह तक, हर सूरत में 7 बजे तक डाटा सब कुछ सामने है, आपको रिलीज करना चाहिए। आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 11 दिन बाद डाटा रिलीज कर रहे हैं और 6% से ज्यादा उसमें बढ़ रहा। सो निश्चित रूप से असर पड़ेगा। 60,000 वोट हैं, 28,000 वोट हैं, 30,000 वोट हैं, 17,000 वोट हैं, 13 से 15,000 वोट हैं, मायने रखती हैं। सर, देश भर में जो गिनती होती है ईवीएम की, वो एक दिन में हो जाती है, लेकिन ये जो डाटा दिया जा रहा है वोटिंग का, उसमें 4-4 दिन बाद ये जो दे रहे हैं, क्या इसकी प्लानिंग हो सकती है? बिल्कुल प्लानिंग सीधी है। प्लानिंग सीधी है कि आप आराम से देख के कि भाई हमें कहां कितना, क्योंकि हर पार्टी सर्वे करा रही, जो बड़ी पार्टी है वो सर्वे करा रही है कि भाई क्या हो रहा है, कितने से हार जीत हो सकती है, हमारी स्थिति क्या है, उससे पता लग जा रही है। और बीजेपी पे तो पैसे की कोई कमी नहीं, अच्छी एजेंसियों के माध्यम से लगातार सर्वे करा रही है, तो तुरंत उसे पता लग जाती है कि इस राज्य में हमारी क्या स्थिति है। और देश की जनता मोदी के इस कदर खिलाफ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मोदी 100 सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, ये तो 150, 200, 250 की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, हमने सारा जो डाटा मंगवाया है, मोदी 100 सीट, इस जो 2 फेज का चुनाव होना है उस सब के बावजूद भी इस चुनाव में 2024 में 100 सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो डाटा हो रहा है, ये सारा सब कुछ जो आ रहा है, इससे वो देखकर अपनी किस तरह से वोट बढ़ानी है, क्या करना है, वो सब कुछ हो रहा है, इसीलिए डाटा रिलीज किया जा रहा है। लेकिन सर, वोटिंग के बाद में तो सील की जाती है सारी ईवीएम, वहां फिर कैसे बढ़ जाएंगे वोट? ये नहीं, वो सब कुछ मैनेज है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कैसे मैनेज है, इस ऐप के माध्यम से। आप कह रहे हैं ना, न केवल ईवीएम के माध्यम से बल्कि अब नेट वगैरह इन सब के माध्यम से भी ये सारा सब कुछ, सारी बेईमानी हो रही है, की जा रही है। ये कितना पुख्ता सबूत है सर आपका? क्या बहुत सीधी सी बात है। ये जो ऐप है, ये ऐप का क्या मतलब है? ये जो ऐप हमने दिखाया है, ये ऐप इलेक्शन, जब पारदर्शी की आप बात कर रहे हैं तो सभी को पता होनी चाहिए ना। हाँ। तो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इसमें सीक्रेट क्या है भाई? आप डाटा ही तो कर रहे हैं ना। जो वोट पड़ी है वो वोट इस ऐप में आप डाउनलोड करके और इलेक्शन कमीशन को भेजना, इतना ही तो काम करना। इसमें छुपाने की क्या वो है? लेकिन अगर आप बता नहीं रहे, आप इस लिंक को, ये जो मैंने आपको बताया है, आप इसे कोशिश कीजिए डाउनलोड करने की। आज की तारीख में डाउनलोड नहीं होगा। जिन सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिनको ये ऐप दिया गया था, आज की तारीख में वो चाहे तो ये डाउनलोड नहीं हो सकता उन पे। ये स्थिति है। क्यों नहीं हो सकता भाई? भाई ऐप ही तो है, कभी भी डाउनलोड हो सकता है। अब नहीं हो रहा है डाउनलोड, क्या स्थिति है? इसलिए इस ऐप के माध्यम से ये नया तरीका है बेईमानी का, जो ईवीएम से भी आगे की स्थिति है। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहा कि मशीनें होंगी तो बेईमानी होगी, मशीनें होंगी तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ही नहीं सकेगा। इसलिए
इस देश में बिना मशीनों के चुनाव कराया जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये जो बेईमानी हो रही है, ये बेईमानी किसी हालत में हो नहीं सकती जो अब हो रही है इतने बड़े स्तर पर। तो सर ये साजिश की जा रही है आपके अनुसार, तो ये जो बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे देश में, वो कोर्ट क्यों नहीं गई हैं, वो आयोग क्यों नहीं गई हैं? मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं गई हैं, और मैं ये भी नहीं जानता कि उनको पता भी है या नहीं है, ये भी नहीं जानता। पर मैं कहता हूं कि इस ऐप की बाकायदा इंक्वायरी करानी चाहिए, इसकी फॉरेंसिक लैब से, फॉरेंसिक साइंस लैब से बाकायदा इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। सभी पार्टियों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि यह सारी कहानी है क्या, सच क्या है, झूठ क्या है, यह सब कुछ सामने आना चाहिए। सर आप पहले ईवीएम को लेकर आए थे, मैदान में आंदोलन किया था, लेकिन पार्टियां सभी चुनाव लड़ रही हैं, आप भी चुनाव लड़ गए, आपका आंदोलन फिर फुस हो जाएगा। मैं नहीं, चुनाव हम नहीं लड़ पाए, हम नहीं लड़े, मैं चुनाव नहीं लड़ा। ये सही है कि मेरठ से मुझे टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी से, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी और को आपके साथी तो लड़ गए सर। कौन से मेरे साथी लड़ गए? पराचा साहब हैं। हाँ, पराचा साहब लड़ गए, तो रिजल्ट आपके सामने आएगा, किस तरह का रिजल्ट होगा आपको सामने होगा। पराचा साहब का जो रिजल्ट होगा या किसी भी और साथी का जो भी लड़ रहे हैं उनका वो सामने होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई साथी लड़ रहे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ईवीएम के लड़ाई लड़े तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप पराचा साहब की बात करो तो वो तो खुल के कह रहे हैं कि भाई सबूत इकट्ठे कर रहे हैं इसलिए हम लड़े, यही तो कह रहे हैं पराचा साहब। तो आप उन्होंने सबूत इकट्ठे कर लिया होगा, आप उनसे इस बात को पूछा, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा, पर मैं इस बात को कह रहा हूं, हम ये बात लगातार उठाते रहे और बहुत स्पष्ट रूप में कहा कि मोदी बेईमान है, इलेक्शन में बेईमानी करेगा। और मैं इस बात का आधार आपको एक और बता रहा हूं जिस बात को समझने की जरूरत है। इस 2024 के चुनाव में मोदी का देखिए कि केवल उसके होर्डिंग्स पे मोदी का ही फोटो है, पार्टी के किसी अन्य नेता का, किसी मिनिस्टर का, किसी एमपी का, किसी एमएलए का, यहां तक कि पार्टी के कैंडिडेट का भी फोटो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो लिखा होता था, भारतीय जनता पार्टी भी किसी होर्डिंग पे लिखा नहीं है, नीचे सबसे नीचे छोटे में लिखा है कमल का बटन दबाओ, भाजपा को जिताओ, बाकी सब कुछ मोदी, मोदी की गारंटी में। यानी एक व्यक्ति जिसने अपनी ही पार्टी में लोकतंत्र खत्म कर दिया, जिसने अपनी ही पार्टी के नेताओं को तह में लगा दिया, जो अपनी ही पार्टी के नेताओं का फोटो तक बर्दाश्त नहीं करता अपने फोटो पर, वो आदमी इस देश के इस चुनाव को लेकर क्या क्या नहीं कर सकता, किस हद तक बेईमानी नहीं करेगा, इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। 400 पार की बात कर रहे हैं वो, क्या यही वजह है? कुछ भी हो सकता है, 400 पार हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप 4 तारीख को देखेंगे देश के हालात बहुत बुरे हो सकते हैं, जिस तरह की ये सारी चीजें हैं। और ये जिस तरह से बेईमानी का सिलसिला चल रहा है, इसे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस विषय की गंभीरता को समझ ले तो देश बच जाएगा, अगर नहीं समझी तो देश को तबाह होने से कोई नहीं रोकेगा। आप देखिए, अगर कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजल्ट जैसे मोदी चाह रहा वैसे ही आएगा। और देखिए यही नहीं, इसके साथ पूरी तैयारी होगी, सेना को और सैनिक बलों को, पुलिस को और जो इनके अपने गुंडे हैं सबको बाकायदा तैयार कर रखा होगा, क्योंकि अगर कोई भी खड़ा होता, कुछ भी होता है तो उसका अंजाम मौत ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये सारी तैयारी सब कुछ कर रखी होगी। कहीं सर आरोप लगा आप कहीं